Today we will discuss about fever यानी कि बुखार अक्सर हमारे जीपी में और कंसल्टेंट के पास आजकल जो पेशेंट सबसे ज़्यादा जो आते हैं बुखार के, तो फीवर बेसिकली एक डिजीज़ नहीं है, फीवर एक सिम्टम है, एक अलामत है। आज से 10-15 साल पहले जब हम बुखार की बातें करते तो हमारे जहन में या हमारे ओपीडी में या हमारे क्लिनिक में 3-4 किस्म की बुखार आते थे और इजीली हम उसको मैनेज करता था। मिसाल के तौर पे जब बुखार आते तो हम लोग समझते या तो वो टाइफाइड हो सकता है या मलेरिया हो सकता है या कभी कभी कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से बुखार आते हैं। जब हम उसको क्लासिफाई करके पढ़ते हैं साइंस में, मॉडर्न में, तो फीवर इज़ बेसिकली जो टेम्परेचर बड़ी हरारत को हम फीवर कहते हैं, 97 के ऊपर जैसे चले जाते तो हिसाब से फीवर को ग्रेड है, माइल्ड फीवर मतलब मॉडरेट फीवर मतलब हाइपर पायरेक्सिया, मतलब उसकी रेंज के हिसाब से हमने उसको क्लासीफाई किया मॉडर्न में। और दूसरा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, लाइक फीवर विथ चिल, फीवर विथ रैशेस, फीवर विथ सम एरप्शन, वैसे बहुत सारे क्लासीफाई किया गया। ये क्लासिफिकेशन होने के बावजूद भी बेसिकली जब अपने पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं कि बुखार की दवा दे देते हैं अलग। कभी कभी बुखार की अलामत यानी कि बुखार एक अलामत, अगर एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से बुखार आ रहा है तो कभी कभी हम लोग सिर्फ एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसी चीज़ दाफे ताफिन कोई चीज़ देने से बुखार अपने आप उतर जाता है। तो वो इस लिहाज से फीवर को हम लोग ज़्यादा अहमियत नहीं दिए थे, लेकिन आज के दौर में अब देखते हैं कि अपने ओपीडी में इतनी किस्म की बुखार हमने मतलब ओपीडी में आते हैं, इसकी जितने हमने तहकीक किया, जितने हमने खोज किया, तो हिसाब से बुखार की बहुत सारे अकसाम हो चुके हैं। कुछ बुखार जो हमने इसका समझ में नहीं आता, हम लोग कहते हैं वायरल फीवर है, कुछ फीवर को एलर्जिक फीवर के नाम से जाना जाता है, कुछ फीवर पायरेक्सिया इन अननोन ओरिजिन, कुछ लो ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड फीवर, बहुत सारे क्लासीफाई किया गया। तो आजकल इतनी हो गई कि फीवर की वजह से आदमी को बहुत कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है, फीवर को मैनेज करने में डिले करने की वजह से फीवर इटसेल्फ लाइक वो फीवर खुद मरीज को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर जैसे लेप्टोस्पायरस जो हमने जो चिकनगुनिया जैसे फीवर होता है, तो वो फीवर के अंदर भी बेसिकली 1-2 दिन फीवर के अंदर ही कभी कभी पेशेंट मल्टीपल ऑर्गन उसको इन्वॉल्व होकर मल्टीपल ऑर्गन में फेलियर में चले जाते। इसलिए आजकल एक सादा बुखार भी आ गया तो मरीज डरता है कि एक जीपी के पास जाने के लिए, और डायरेक्ट कंसल्टेंट के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरी बुखार क्यों है, मेरी बुखार की नाम क्या है या बुखार की वजह क्या है, वो जानने के लिए। क्योंकि अगर जीपी के पास जाएंगे तो जीपी डायरेक्ट कोई भी एंटीपायरेटिक दवा लिख के देते हैं। तो जब से जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं साइंस के अंदर, फीवर के अकसाम भी बढ़ते जा रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा परेशान बुखार कर रहे हैं हर क्लिनिक के अंदर। कभी कभी सीजनल फीवर होते हैं, जैसे केरला के अंदर अक्सर जो बारिश के मौसम में बहुत सारे फीवर आते हैं, उसके वजह से बहुत सारे डेथ भी होते हैं फीवर की वजह से। कभी कभी बिहार साइड में जब बारिश के टाइम पे जो लीची की सीज़न आते हैं, वो एक किस्म के एनसेफेलाइटिस की फीवर आते हैं ख़ास तौर से बच्चों में। तो मुख्तलिफ मकाम में मुख्तलिफ तरीके से बुखार है, तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहे। हम हमारी जो यूनानी फ़िलासफ़ी के हिसाब से बुखार का क्या माहियत क्या है, उसकी उसूल इलाज क्या है, बहुत सारे अतिबा ने बहुत सारे किताबें लिख चुकी कि हुम्मा के ताल्लुक से पूरी बयाज है, पूरी मतलब 2-3 जिल्द में सिर्फ बुखार के ताल्लुक से बताए। तो टाइम हम जब पढ़ते तो हम ये सोचते थे कि बुखार के लिए इतनी वजाहत की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, बुखार है खाली दवा दे दो, जब कैसा नहीं। जब यूनानी प्रिंसिपल हर चीज़ को एक उसूल के आधार पर, उसूल के लिहाज से अगर चले तो बुखार में भी एक उसूल होना चाहिए। जब हमारी जो ऑथेंटिक क्लासिकल किताबों में भी हमने बहुत सारे अकसाम करके रखे, हुम्मा के अकसाम कैसे, उम्मे मेहदी है, उम्मे नफ्सियाती है, उम्मे खुमारगी है, उम्मे एंग्जाइटी टेंशन करके बहुत सारे हमने भी उम्मा को अकसाम किया गया। उससे अच्छा
जो हमको मैनेजमेंट करने में या हमको ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट तरीका क्या मालूम, खिल्क के एतबार से या कैफियत के एतबार से बुखार को क्लासीफाई करो, ताकि हम इजी इसको ट्रीट भी कर सकते हैं और वो बुखार की वजह से पेशेंट को दूसरा कोई इश्यूज ना आ जाए। तो हम बुखार को 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, बाकी क्लासिफिकेशन को छोड़ो, 2 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अक्यूट बुखार एंड क्रॉनिक बुखार यानी मुजमिन, उम्मे मुजमिन एंड उम्मे हाद। अब जितने भी उम्मे मुजमिन आते हैं वो सब या तो बलगमी रहते हैं, सौदावी बुखार रहते हैं, और जो हाद है अक्यूट फीवर है वो ज्यादातर सफरावी और दमी में आता है। ये क्लासिफिकेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, यानी कि आप एक हिसाब से बोल सकते हैं कैफियत के हिसाब से बारिद यानी बरूदत की वजह से, यानी बरूदत जिसके अंदर दखल हो उस बुखार को उम्मे मुजमिन में रख दिया जाए, और जिस बुखार के अंदर जिसके तगैर हो चुकी है, अगर सफरा है या दम है, दोनों में जो फाइल कुव्वत है वो हार है, तो उसको हम अक्यूट बुखार में गिन सकते हैं। और बेसिकली हमारे पास ज्यादातर अक्यूट फीवर के लिए पेशेंट आते हैं जीपी के अंदर। जो मुजमिन बुखार पेशेंट या तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं और बहुत सारे उसके पास इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे रिपोर्ट के साथ आते हैं, मुझे ट्यूबरक्लोसिस है या मुझे फलाने फलाने प्रॉब्लम, वो खुद पेशेंट लेकर। लेकिन अक्यूट में अगर मैनेजमेंट में हम थोड़ा डिले कर दिया तो पेशेंट को बाद में तकलीफ होता है। तो हम एक क्लासीफाई करेंगे उसको एक खिल्त के एतबार से, मिजाज के एतबार से हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अगर कैफियत के हिसाब से आप क्लासीफाई करेंगे तो 2 ही बुखार है, एक्यूट एंड क्रॉनिक, यानी कि आप एक हिसाब से बोल सकते हैं किस्म हरारत की गलबा, यानी कि नो डाउट बुखार खुद एक हमारी जो बॉडी की जो टेम्परेचर है जिसके हम हरारत गलीजिया कहते हैं, जो उस हरारत गलीजिया से जो बढ़ जाते हैं उसी को हम बुखार कहते हैं। बेसिकली हर बॉडी में एक नॉर्मल टेम्परेचर रहते हैं, उसका भी फिलोसफी उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस की जो प्रिंसिपल है, जो फिजिक्स की प्रिंसिपल, जितना आप एनर्जी चीज को खा लिया आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो गए, उतनी हीट आपकी बॉडी से रेडिएशन के थ्रू चले जाते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो हमारी ब्रेन के अंदर एक हीट रेगुलेटिंग सेंटर है कॉर्टेक्स के अंदर, वो हीट रेगुलेटिंग सेंटर इसको मेंटेन करता है। अब कभी भी कोई भी किस्म की इन्फेक्शन या कोई भी किस्म की बाहर से कोई एक्सटर्नल इश्यूज या कोई स्टिमुलेशन आ गया तो वो हिसाब से बुखार आ जाता है। तो वो प्रिंसिपल अगर हम डीपेस्ट लेवल में जाएंगे तो हम मजीद तकसीम कर सकते हैं हर बुखार को उसकी वजह के हिसाब से, लेकिन जितना बुखार को सिंप्लीफाई करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है। अक्सर आप देखते हैं पेशेंट को बुखार आ गया, पेशेंट की बुखार की वजह ढूंढते डायग्नोसिस करते करीब 10-15 दिन लग जाते हैं, तब तक पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए हमको ये जानना जरूरी है कि बुखार किस कैफियत का यानी किस मिजाज का है। तो हम मिजाज के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे तो आपको इजीली आपको उसको ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 1 जो सफरावी बुखार आता है, जैसे अक्सर अगर आपको सफरा के ताल्लुक से सफरा के जो कैरेक्टर को अगर एट्रीब्यूट करना जाए तो एक बार अगर बुखार की अगर सफरावी बुखार की कैफियत आपने जान लिया तो आप सफरावी दर्द को भी, सफरा की दूसरी अलामत को भी इजीली आप समझ सकते हैं। अब सफरावी का मतलब क्या है, आ गई फास्ट है, तो एक्यूट जो फीवर है एकदम शार्प शूटिंग जिसे पेन होता है, जैसे सेम जो हाई ग्रेड फीवर, जितने भी हाई ग्रेड फीवर होता है वो सब सफरा में आता है, हाई ग्रेड फीवर, और वो नीचे आ जाते हैं बेसलाइन में, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं। यानी कि उसकी ग्राफ अगर बनाए तो फीवर का ग्राफ ऐसा मिलेगा आपको, हाई ग्रेड फीवर, लेकिन बेस में चले जाते क्योंकि खुश्की है तो कभी बेस में आते फिर हाई ग्रेड में चले जाते। ज्यादातर वायरल फीवर एक्चुअली आप देखने को मिलते हैं ये सब सफरावी में आते हैं, और ये जो फीवर है हाई जाता है नीचे। नेक्स्ट एक फीवर आता है जो हम बेसिकली ये बात हम ये कर रहे हैं कि मैं प्रैक्टिकल हाउ टू अप्लाई द प्रैक्टिकल लाइफ में, हाउ टू अप्लाई अपने डे टू डे लाइफ में, इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उसको आपको इजीली समझने में भी काम आ जाएगा। तो सफरा एक हाई ग्रेड फीवर है, दम भी हाई ग्रेड फीवर है। दमी फीवर और सफरावी फीवर में क्या फर्क है, दोनों में हाई ग्रेड फीवर आती है कि दोनों एक्यूट फीवर है। हाउ यू डिफरेंशिएट, दमी फीवर के अंदर दम का मिजाज क्या हार रतब है, रुतुबत का काम क्या कंटिन्यूटी देना। तो दमी बुखार हमेशा हाई ग्रेड फीवर लेंगे लेकिन कभी बेस में नहीं आते, कोई बुखार उतरता ही नहीं, इट ऑलवेज हाई ग्रेड फीवर में ही रहता है। लेकिन सफरावी फीवर हाई ग्रेड में जाके नीचे आता है क्योंकि वो खुश्की है, वो खुश्की बेसलाइन टच होकर वापस ऊपर चले जाते हैं।
तो सफरावी फीवर का लक्षण जैसे अभी वायरल फीवर आपको एकदम सीवियर फीवर आते हैं, एकदम सर दुखता है, कभी वॉमिटिंग होता है, शार्प शूटिंग हेडेक के साथ में बुखार, फिर थोड़ी देर में बुखार नीचे चले जाते हैं, फिर बुखार आ जाते हैं। तो ज्यादातर ये क्लासिकल पिक्चर आपको मिलेंगे वायरल फीवर के। दम्भी बुखार बेसिकली आपको मैं पता है ये भी हाई ग्रेड फीवर ही रहते हैं बेसिकली, ये एक्चुअली एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी, जैसे कि टाइफाइड के अंदर होता है फीवर, स्टेपलैडर जैसे फीवर रहते, फीवर नीचे आता ही नहीं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, या कोई अपेंडिसाइटिस हो, या कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, या कोई टॉन्सिलाइटिस हो, ऐसी कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से, ताउफुन की वजह से अगर किसी को बीपी प्रेशर बढ़ रहा है, तो दैट इज ऑल कम्स अंडर द दम्भी बुखार। याद रखो दम्भी बुखार भी हाई ग्रेड रहते, कभी वो बेस लाइन में नहीं आता। तीसरा बुखार है बलगमी बुखार। बलगमी बुखार नाम से याद होना चाहिए, बलगम बरूदत एंड रुतुबत, बरूदत यानी कि इसमें हाई नहीं होता कभी, सो लो ग्रेड, तो लो ग्रेड फीवर होता है, प्लस उसके अंदर रुतुबत है। रुतुबत का काम क्या, कंटिन्यूस देना। तो किसी को अगर लो ग्रेड फीवर है, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल रोमैटिज्म के अंदर होता है, कभी कभी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर आते हैं, इसको हम इवनिंग राइजो टेम्परेचर कहते हैं, 1 और 2 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर ऊपर आते हैं, लेकिन फीवर कभी बेसलाइन में नहीं जाता है। कंटिन्यूस लो ग्रेड फीवर सब बलगमी रहते हैं, कोई भी एलर्जिक मैनिफेस्टेशन से या कोई बलगमी बुखार आ रहा है, वो बलगमी बुखार ज्यादातर लो ग्रेड होते हैं और उसके अंदर कंटिन्यूस फीवर रहता है। चौथा जो बुखार है उस बुखार है सौदावी बुखार। कभी बुखार आता है, एक अटैक आके चले जाते, फिर 1-2 दिन के बाद, जैसे मलेरिया वगैरह, इसको हम क्वाटरनरी फीवर भी कहते हैं। फीवर आता है, 1 दिन 2 दिन छोड़ के फीवर आते रहते हैं, उसमें भी कभी कभी पीक लेवल में चले जाते हैं, लेकिन वो नीचे आते हैं, तो वो भी उसके अंदर भी एक गैप रहते, वक्फा रहते, लो ग्रेड है लेकिन वक्फे के साथ आता है बुखार। अब ये 4 बुखार हमने डायग्नोसिस कर दिए, तो डायग्नोसिस होने के बाद इसकी मेन जो पार्ट जो है दैट इज अ डायग्नोस्टिक पार्ट। डायग्नोस्टिक पार्ट हो गया, अब ट्रीटमेंट पार्ट है। ट्रीटमेंट पार्ट में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसलिए आते हैं कि हम बुखार को कभी पूछे कि बुखार को क्यों डायग्नोसिस करना, बुखार को डायग्नोसिस करना इसलिए आपको समझ में आएंगी। अगर सपोज सफरावी बुखार है, उसमें अगर हमने हार याबिस दवा दिया पेशेंट को, तो पेशेंट को गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस है, पेशेंट का किडनी फेल होने के चांसेस है, पेशेंट को किडनी के ऊपर और लीवर के ऊपर सब असर करता है। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि जब चिकनगुनिया का पेशेंट आते हैं, डॉक्टर डरता है सीपीएम या समझो सैलिसिलिक एसिड के टाइप की जो डिस्प्रिन एस्प्रिन जैसे बुखार की दवा देने में डरता है, क्योंकि वो अगेन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्रिएट करता है। ऑलरेडी सफरावी बुखार के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाते हैं, और हम जो दवा दे रहे हैं वो भी अगर गर्म दे रहा है, फिर वापस उसके अंदर लाइसिस होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तक चले जाते। यहाँ जरा भी टाइम हमने मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिले कर दिया तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है सफरावी बुखार। अगर डिले कर दिया फीवर के मैनेजमेंट तो मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले याद रखो, इसमें सर्द तर दवा, कभी कभी सिर्फ सर्द तर दवा की, आपकी बुखार की दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सफरा को तादील करो, बारिद रतब चीज है, सिर्फ रेफ्रिजरेंट इफेक्ट एंड कूलिंग इफेक्ट से बुखार उतर जाएंगे। उस पंजिंग से लेके जूस से लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अनार का जूस है, मौसम्बी का जूस है, ये सब चीज़ इसको बुखार भी उतर जाएंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाएंगी। जबकि अगर आपकी बुखार के अंदर रुतूबत का दखल है, यानी कि बलगमी या दम्भी बुखार है, वहाँ हम जूस वगैरह नहीं दे सकते। कि अगर जूस दे दिया, सपोज अगर इन्फ्लेमेटरी है, अगर सपोज न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया के केस में अगर हम लोग क्या करते हैं, मरीज समझ के अगर उसको ज़्यादा मौसम्बी जूस या कोई जूस पिला दिया, तो जूस के अंदर रुतूबत की गलबा है, मजीद रुतूबत की वजह से वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। जबकि हमने सफरावी बुखार में सिर्फ एक जूस से इसको मैनेज किया था, मुबलिद जूस से। अगर जिसके अंदर खास तौर से बलगमी और दम्भी बुखार में दोनों में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन का चांसेस ज्यादा है, तो इसमें याद रखने का, इसमें परहेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ज्यादातर बुखार में परहेज नहीं करते, तो ज्यादातर जो कॉम्प्लिकेशन होने की वजह है सफरावी बुखार के अंदर खास तौर से गर्म अशिया, गर्म दवा, गर्म ग़िज़ा से दूर रखो, सर्द तर चीज इसको मैनेज करो। दम्मी के अंदर हमेशा खुश्की के साथ साथ सर्द खुश्क से इलाज करो। दम्मी बुखार जैसे कि पिटागिरी है, कभी कभी मरजान है, सदफ है, गेरू है,
जितने भी सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली तमाम दवा ग़िज़ा हर चीज़ से दमी बुखार को इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुश्की दूर करना ज़रूरी है, तभी वो ताफुन कम हो सकते हैं, दन बुखार उतर सकते हैं। अगर आपकी ताफुन उतरा नहीं, आप कितने भी कोशिश करो बुखार नहीं अच्छी नहीं आएगी। लेकिन सफरावी बुखार के अंदर कहीं ताफुन का दखल नहीं है, वो तोड़ फोड़े हो, तो वहाँ जल्दी अपनों को तादील की ज़रूरत पड़ती है। तो सफरा को मैनेज करने के तरीका और दमी बुखार को मैनेज करने के तरीका इंटरली डिफरेंट है। सफरा के अंदर बारिद रतब तदाबीर, दमी बुखार के अंदर सर्द खुश्क कोल्ड एंड ड्राई वो तदाबीर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बलगमी बुखार के अंदर याद रखने का, बलगम के अंदर भी याद रखने रुतूबत की गलबा रहती है, तो हार खुश्क दवा यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म खुश्क तदाबीर भी इसमें अच्छी कर सकते हैं, इसमें फ़ायदा मिलता है इसके अंदर। ये बलगमी बुखार के अंदर कभी भी बलगमी बुखार के अंदर जूस वगैरह ठंडे चीज़ बिल्कुल नहीं देने का। कभी कभी बुखार, कभी लो ग्रेड फीवर हो सकते हैं, बाद में वो ताफुन बढ़ के एक्यूट में जाके कभी कभी न्यूमोनिया में ट्रांसफर लैंड अप हो सकते हो। और सौदावी बुखार के अंदर गर्म तर दवा से इलाज करना, क्योंकि यहाँ याद रखो दाफे हुम्मा जो कंसेप्ट है, दाफे हुम्मा कंसेप्ट हमने दिमाग में अगर एक बार मान ली, फिर हम ज़्यादा सोचता नहीं, दवा लिख के दे देते, बुखार की नेचर भी नहीं देखते। तो अगर आप ऐसा नहीं सोचे मेरी पेशेंट की बुखार की कैफियत फलान है, तो पेशेंट को आप दवा देने के साथ साथ सबसे ज़्यादा पेशेंट को तदाबीर बताएंगे, ये चीज़ खाने का, ये चीज़ नहीं खाने का, ये चीज़ को मैनेज कर सकते। तो याद रखो बुखार अगर मैनेज करना सही ढंग से अगर सीखा, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में आप खासतौर से यूनानी हकीम फीवर क्लिनिक बोल के एक एक्सक्लूसिव क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं जस्ट बाय मैनेजिंग बुखार। तो आप एकदम कॉन्शियसली तकवे के साथ पूरी की पूरी बुखार की साइन एंड सिम्टम्स, ODP, ऑनसेट, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, कब बढ़ता है कब घटता है, पूरी हिस्ट्री लो, उसकी पूरी तारीख निकालो, बुखार कैसे चल रहा है उसकी, उससे आपको अंदाज़न करेक्ट पिक्चर मिल जाएंगी ये किस ग्रुप की बुखार है, ताकि उस हिसाब से आप इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी